राम राम जी, क्या हाल चाल है आपके? और पढ़ाई के हालचाल कैसे हैं आपके? नमस्कार जी, जय जोहार जी। तो क्लास को आगे बढ़ा देते हैं। अभी कल मांडने वगैरह की बात कर ही ली थी आप लोगों ने, और आपने फोटो वगैरह की देखने की बात की थी आपने, उसकी बातें भी आपने कर ही ली थी। तो आगे चले फिर या नहीं चले? आगे चलते रहो। सहायक सामग्री वाला जो टॉपिक था, मैं उसको लास्ट में करवाना चाह रहा था। कल आपने उसको बीच में स्टार्ट करवा दिया था, वो पढ़ा आप लोगों ने, और उसमें आपने दोनों प्रकार पढ़ लिए। आपने केवल मैथ्स में जो यूज होती है उनको भी देखा आप लोगों ने, मैथ्स के अलावा बाकी सब में जो यूज होते हैं उनको भी आपने देखा ही था। अब मुझे एक बात बताइए, आगे अब चलेंगे तो आगे कहाँ से स्टार्ट करना है? ये तो हो गया था कल वाला, तो कल वाला तो हो गया था। अब किसकी करनी है? मैथ से स्टार्ट करें, गणित की शिक्षण विधियां स्टार्ट करनी है। तो तैयार हो या नहीं हो? मजा आएगा क्लास को पढ़ाई करने में। अभी तो सारे के सारे जो देवी देवता है वो अब थोड़ा सा बाहर निकल कर आ जाओ। जिस सब्जेक्ट में आप डूबे हुए थे इतने दिनों से, उसे बाहर आते हैं और कुछ अलग अंदाज में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बेसिक और कॉमन जो टॉपिक थे आपके, चाहे वो आपका एसएस में आता होगा, चाहे वो आप लोगों का मैथ्स में आता होगा, साइंस में आता होगा, इवन कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, तो लैंग्वेज में भी यदि कॉमन कोई पार्ट है तो ये कॉमन वाला सारा आपने पढ़ लिया है। अब जो टॉपिक आप पढ़ोगे, चाहे वो मैथ्स में पढ़ोगे, चाहे वो आपका एसएस में पढ़ोगे, वो सारे वो टॉपिक है जो आपके सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें सारे जो टॉपिक है वो केवल वो टॉपिक पढ़ोगे जो आपने पहले दूसरी सब्जेक्ट में नहीं पढ़े हैं। जैसे अब आप बार बार सहायक सामग्री नहीं पढ़ोगे, पढ़ चुके हो पहले आप लोग। आप मूल्यांकन की विधियां बार बार में नहीं पढ़ोगे, पढ़ चुके हो पहले आप। और निदान और उपचार बार बार नहीं पढ़ोगे, क्योंकि ये भी आप पहले पढ़ चुके हो। तो अब आपने कहा सर मैथ्स में क्या पढ़ना है, तो भाई देखिए, मैथ्स में यदि सिलेबस वाइज हम यदि स्टार्ट करें, यदि हम टॉपिक वाइज यदि बात करें, तो टॉपिक तो सबसे पहला लिखा है शिक्षण विधि, लिखा हुआ है कि भाई गणित की शिक्षण विधियां। लेकिन देखो, गणित की शिक्षण विधि हम डायरेक्टली स्टार्ट कर दे, और यदि बेसिक गणित का नहीं पढ़ा हम लोगों ने, तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद, हाँ जी, हाँ जी, कुछ कह रहे थे भाई। तो यदि गणित का बेसिक परिचय नहीं पढ़ा तो मुझे लगता है कि पढ़ाई फिर आधी रहती है। परिचय में 3 बातें आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि भाई गणित हम कहते किसे हैं, यह मालूम होना जरूरी है। कुछ इसमें स्टेटमेंट वगैरह भी आते हैं, और फिर कुछ बातें हैं वो 2 बातों से मिलकर बन जाती है। एक इसी में आ जाती है आपकी गणित की प्रकृति, और एक इसी में आ जाता है आपका गणित शिक्षण का महत्व। तो ये 3 बातें जब समझकर आ जाती है, तो इनमें से 3 में से 2 प्रश्न आपके बनते हैं। एक ये वाला प्रश्न फिक्स है, ये आपकी परीक्षा में आता ही आता है। हर बार एक डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, चाहे परीक्षा रीट की देने जाओ, चाहे परीक्षा आप 3rd ग्रेड की देने जाओ, एक प्रश्न फिक्स है ये। इवन 2nd ग्रेड में भी फिक्स है ये, एक प्रश्न आएगा आपका। दूसरा जो है भाई ये प्रकृति वाला, और प्रकृति और महत्व में से एक प्रश्न अक्सर आपको देता है। रीट की परीक्षा में दोनों प्रश्न फिक्स है ये,
दो आने ही आने हैं, एक आपका कथन वाला और दूसरा रहेगा आपका प्रकृति और महत्व। वहां दो प्रश्न कन्फर्म है, यहां सेकंड वाले के चांस रहते हैं, सेकंड वाला आ भी जाए नहीं भी आए, थर्ड ग्रेड में बात कर रहा हूं। रीट में कन्फर्म है, दोनों के दोनों प्रश्न मिलते हैं ये। अब इसमें से सबसे पहला जो शब्द है आपका, जब हम बात करते हैं केवल गणित से बात करें तो कहते हैं कि साहब जब गणित शब्द को पढ़ना स्टार्ट करें, गणित के परिचय पढ़ना स्टार्ट करें, तो ऐसा कहते हैं कि भाई लोग विद्वान ऐसे कहते हैं कि ये जो गणित शब्द है ये संस्कृत भाषा की कोई धातु वगैरह होती है, गण धातु, बोला जी उससे मिलकर बनाए हैं। और ये जो गण जो धातु है इसका मीनिंग बताया इन्होंने कि सर गणना करना, और ऐसा भी कहते हैं कि भाई गिनती करना। इसका मतलब है कि साहब गणित जो शब्द है आपका वो गण धातु से बना, और इसका शब्द का अर्थ बताया है गिनती करना या फिर गणना करना। लेकिन हमारे पास दूसरा भी एक तरीका लोगों ने बताया कि भाई देखो हमारे यहाँ कोई शब्द होता है मैथ, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा, कन्फ्यूजन करवाने वाला जरूर है ये, क्योंकि कई जगह पर लैटिन भी मिला है, कई पर ग्रीक भी मिला है इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में। तो कहते हैं कि सब अमूमन लोग कहते हैं कि लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन कई जगह पर ऐसा भी मिलता है कि भाई ये ग्रीक भाषा का शब्द है ये। तो लैटिन भाषा का भी एक ही शब्द बताया है और ग्रीक का भी शब्द एक ही बताया है, मतलब शब्द जो है मूल वो एक ही है, लैंग्वेज में विवाद पैदा कर देते हैं। तो आपने कहा सर कौन सा, तो भाई ऐसे कहते हैं कि मैथमेटा आपने कहा है, ये शब्द आपने बता दिया कि साहब ये जो मैथ शब्द है लैटिन भाषा के एक शब्द से मिलकर बनाए हैं, और वो जो शब्द है आपका उसे आपने क्या नाम दिया है, मैथमेटा आपने कहा है। अब साहब चाहे आप मैथमेटा शब्द के आधार पर बात करोगे तो इसका अर्थ भी आपने वही बताया है, गणना करना, और इसी का अर्थ भी आपने बताया गिनती करना। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि भाई चाहे आप गण धातु के आधार पर बात कर लीजिए, चाहे आप मैथ या मैथमेटा शब्द के आधार पर बात कर लीजिए, शब्द का अर्थ तो दोनों का एक ही होता है, गणना करना या फिर गिनती करना। अब हमारे यहाँ पर होता क्या है कि जब हम गणित के बारे में पढ़ते हैं तो भाई दो तरह के विचार अक्सर इसके बारे में बताए गए हैं, और दो तरह के जो विचार है ये कौन कौन से बनते हैं। तो भाई कुछ लोगों ने तो कह दिया कि ये ऐसा विषय है जिसमें बोला जी गणनाओं का अध्ययन किया जाता है, एक ऐसा विषय है जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो आप अध्ययन करोगे इसमें गणनाओं का, आप इसमें अध्ययन करोगे विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में। कहते साहब इसमें अध्ययन किया जाता है स्थानों के बारे में। कैसे साहब इसमें अध्ययन हम करते हैं दूरी के बारे में अध्ययन करते हैं। कहते साहब विषय में अध्ययन किया जाता है, और ये किया जाता है अध्ययन आपका मापतोल के बारे में। और कहते हैं साहब इस विषय में हम अध्ययन करते हैं और ये अध्ययन किया जाता है परिमाण के बारे में। अब साहब यहाँ पर एक तरफ तो आपने कह दिया कि एक ऐसा विषय है जिसमें गणना, संख्या, स्थान, दूरी, मापतोल, परिमाण का अध्ययन किया जाता है, और दूसरी तरफ यदि हम देखें तो भाई ऐसा भी कहते हैं कि ये जो गणित जो विषय है इसके उद्भव के बारे में बात करोगे, इसके जन्म के बारे में बात करोगे, तो विद्वान कहते हैं कि भाई जो गणित विषय है आपका, इस गणित विषय का जो उद्भव है, बोला जी उद्भव इसका गिनती से माना जाता है। बात तो ठीक ही है भाई, ये तो आप भी मानते हो। कोई कहता है कि साहब गणित की उत्पत्ति कब हुई होगी, तब हुई होगी जब हमारे पूर्वजों ने क्या सीखी होगी, गिनती सीखी होगी। क्योंकि जिस दिन गिनती आ गई होगी, जिस दिन हमारे पूर्वजों ने गिनतियां की होगी, जिस दिन हमारे पूर्वजों ने अंकों को पहचाना होगा, उसी दिन मान लीजिएगा कि गणित का उद्भव हो चुका था। तो आपने जवाब दिया कि सर गणित का जो उद्भव है, बोला जी ये आपने आंसर दिया गिनती से हुआ है, ये आपने कहा है, और ये भी कहा है भाई कि गणना करना इसका विशिष्ट गुण माना जाता है।
तो गणना करना इस विषय का क्या माना जाता है भाई? विशिष्ट गुण माना जाता है। ये हमने आंसर दे दिया है। अब दोनों तरफ दो दो बातें हो गई है। एक तरफ कह रहा है कि भाई इन सब का अध्ययन करते हैं, दूसरा तरफ कह रहा है कि भाई जो गणित है आपका उसका तो उद्भव ही गिनती से हुआ है और गणना करना इसका विशिष्ट गुण है। एक बात तो क्लियर है, चाहे आप इनको देखो चाहे उनको देखो, गणित में गणना तो आ रही है भाई। इनमें भी गणना होती है, गणना उनमें भी होती है। यही कारण है, दोनों विचारों की वजह से ही साहब गणित को नाम दे दिया जाता है और कहते हैं साहब एक ऐसा विषय है जिसको गणनाओं का शास्त्र और या फिर गणनाओं का विज्ञान कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि दोनों जो विचार आपने देखे हैं, चाहे विचार हम ये वाला देखें चाहे विचार हम ये वाला देखें, दोनों के आधार पर ये तो बात समझ में आई है कि इस विषय में किसकी प्रधानता होती है? गणनाओं की प्रधानता होती है। और गणनाओं की प्रधानता के कारण ही इस विषय को आपने क्या नाम दे दिया है? गणनाओं का शास्त्र या गणनाओं का विज्ञान। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मामला है ये। अब हमें ये तो पता चल गया है कि गणित शब्द जो है उसका अर्थ होता है गणना करना, और एक ऐसा विषय जिसमें किसकी प्रबलता होती है? गणना और गिनतियों की प्रबलता होती है। इन्हीं को सिखाने पर बल दिया जाता है, इसलिए इसको नाम दिया है गणनाओं का शास्त्र और गणनाओं का विज्ञान। क्लियर है ये वाली बातें? अब साहब यहां पर बात रुकेंगे नहीं अभी। अब कहते हैं साहब थोड़ा सा आगे बढ़े, तो जब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसा भी कहा जाता है कि भाई ये जो गणित विषय है इसके बारे में लोगों के ओपिनियन बड़े कमाल के रहे हैं। और ओपिनियन भाई क्या निकल कर आए? कहते हैं कि साहब हमारे जितने भी विज्ञान हैं, हमारे बोला जी जितने भी विज्ञान हैं, और साहब इस विज्ञान के अलावा हमारे यहाँ पर जितना भी व्यापार होता है और जितना भी हमारे यहाँ पर वाणिज्य चलते हैं, भाई व्यापार वाणिज्य दोनों क्रियाएं हम एक साथ लेते हैं, तो व्यापार कह दो चाहे वाणिज्य कह दो। कहते साहब ये जितने भी विज्ञान हैं, इन विज्ञानों का जननी यदि किसी को कहा है तो वो गणित को ही कहा है। पढ़ चुके हो आप लोग पहले, मतलब पढ़े होंगे पहले आप, ऐसा मेरा मानना है। नहीं पढ़े होंगे तो मैं तो बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में आप लोगों को। कहते साहब गणित को विज्ञानों का सिंह द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंह द्वार कहा जाता है। और सिंह द्वार का मतलब है जहां से सभी का निकास होता है, जहां से सभी का जो उद्भव होता है, उसी को कहा जाता है आपका सिंह द्वार। तो भाई देखिएगा जो जितने भी विज्ञान हैं, इन विज्ञानों की जननी या जन्मदाता हमने किसको कहा है? तो आपका आंसर है सर हमने गणित को माना है। और कहते साहब ये जितने भी व्यापार वाणिज्य है इनकी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का मतलब आपको पता है भाई प्राणवायु की बात हो रही है, तो कहते साहब इनकी जो प्राणवायु है वो भी हमने एक ही विषय को माना है। और वो विषय कौन सा है आपका? तो कहते साहब गणित माना जाता है। इसका मतलब हुआ कि साहब एक ऐसा विषय है जिसके बारे में चाहे आपने लास्ट वाली लाइन में पढ़ा है, एग्जैक्टली सही है, चाहे इस वाली लाइन में पढ़ा है आपने, बिल्कुल सही है। आज जितने भी विज्ञान हैं उनका अस्तित्व किसकी वजह से है? गणित की वजह से है। आज हम जितना भी व्यापार वाणिज्य कर रहे हैं ये भी किसकी वजह से हो रहा है? तो जवाब है भाई ये भी आपका गणित की वजह से हो रहा है। वरना आप खुद सोचिए, एक ज़माना वो हुआ करता था जब हमारे यहाँ गुड्स एक्सचेंज, वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार किए जाते थे, क्योंकि उस समय पर गणित हुआ नहीं करता था। आज किसी को चावल चाहिए और किसी से गेहूं लेना है, तो भैया जिसके पास गेहूं नहीं है और जिसके पास चावल है, तो चावल वाला गेहूं को वाले को और गेहूं वाला चावल वाले को अपनी अपनी वस्तुएं चेंज करते थे। ऐसे व्यापार और वाणिज्य चलता था। लेकिन आज हमारे पास क्या आ गया है भाई? गणित आ गया है। और इसीलिए आज सारा का सारा व्यापार, सारा का सारा वाणिज्य कौन से विषय पर टिका हुआ है? गणित विषय पर टिका हुआ है। तो भाई एक बार गणित का जो अर्थ है वो हम लिखेंगे आपकी कॉपी में। हेडिंग रहेगा गणित शिक्षण की अवधारणा। क्या रहेगा? गणित शिक्षण की
अवधारणा, गणित शिक्षण की अवधारणा, गणित शिक्षण की अवधारणा, गणित शिक्षण की अवधारणा, गणित शिक्षण की अवधारणा। और जब आपने कहा है गणित शिक्षण की अवधारणा, तो भाई इसमें हमने लिखा है गणित शब्द का संबंध संस्कृत भाषा की गण धातु से माना जाता है, जिसका संबंध अब संबंध लिख सकते हो भाई, अर्थ लिख सकते हो जो अच्छा लगे आपको। जिसका संबंध गणना कौमा गिनती से होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है साहब, मैं नहीं लिख रहा कि गणित को मैथ कहते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। मैथ शब्द होता है ना, व्यक्तित्व को पर्सनैलिटी कहते हैं, है ना, मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं। भाई ऐसा नहीं है, इतनी भारी भरकम पढ़ाई नहीं करनी है अपने को। मैथ शब्द की उत्पत्ति, क्या कह रहा है दोस्त? भाई मुझे नहीं पता दोस्त, मां कहते हैं, मुझे तो इतना पता है मेरे को, तो बाकी आपको पता होगा भाई क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे अब तो क्या बोलूं तेरे को मैं अभी। कम से कम जिस माँ के बेटे उसका नाम तो अदब से ले लो, बाकी और तो खैर लेना मत लेना, है ना, क्योंकि यही तो पहचान है आपकी, वरना है क्या। और पूर्वजों ने गले कटवा दिए थे भाई इसके लिए तो, और गले काटे भी थे भाई। तो कम से कम इसका नाम अदब से ले लो, बाकी तो फिर तू समझता ही है, फूफी कह देना कोई बात नहीं, लेकिन इसको मत बोलना। सही है ना बात? तो मैथ शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मैथमेटा हाँ मैथ माता समझ ले भाई। अब इसको तू माता बोल देगा, देख अब तू मेरे हाथ से इसको माता कह रहे हो, जो माता है उसको माता नहीं कह रहे हो। लैटिन भाषा के मैथमेटा शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ भी गणना करना या गिनती करना होता है। जिसका अर्थ भी गणना करना या गिनती करना होता है। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है, और उसमें लिखा है साहब, गणित में गणना कॉमा करके संख्या, स्थान,
दूरी, माप तोल, गणित में गणना, संख्या, स्थान, दूरी, माप तोल, परिमाण, गणना, संख्या, स्थान, दूरी, माप तोल, परिमाण संबंधी अध्ययन किए जाते हैं। अध्ययन किए जाते हैं, इसलिए इसे गणनाओं का शास्त्र, इसलिए इसे गणनाओं का शास्त्र या गणनाओं का विज्ञान भी गणनाओं का विज्ञान भी कहते हैं। तो भाई इसको गणनाओं का शास्त्र भी कहते हैं और गणनाओं का विज्ञान भी कहते हैं। बहुत छोटा सा प्रश्न है ये, तो उसके बारे में तो खैर कुछ नहीं कहना मेरे को, लेकिन ये आपकी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ये कौन से विषय को गणनाओं का शास्त्र या विज्ञान कहते हैं, सब जानते हैं कि कौन से विषय को कहते हैं, गणित को कहते हैं। ये लिख लिया हो तो मुझे बताइए, फिर आगे चले। फिर नहीं लिखा तो ऐसी कोई जल्दबाजी भी नहीं है कि भाई लिखना जरूरी है। ये पेज आपका है, ब्लैंक यदि पेज है तो उसको उठाकर सामने रख लो आप, है ना, पैरों में आता है, अच्छी बात नहीं है। खाली है, बिल्कुल है, आप नहीं रखना चाहो मुझे दे देना, मैं कुछ ना कुछ लिख ही लूंगा इसके ऊपर फिर, है ना। चले आगे वाली लाइन में, रुक जाए साहब। और आपके हालचाल कैसे भाई सभी के? बहुत बढ़िया है। आपने मस्त रहते हैं यार हमेशा अपने, तो भाई मैं भी वही कह रहा हूं। अब तू मेरे से कह रहा है किसी और से कह रहा है तू? हाँ मुझे लग रहा है कि दोबारा बोलना। देखो लैटिन को ही ज्यादा प्रीफर देते हैं इसमें। मैंने कहा था कि देखो प्रीफर लैटिन को ही देते हैं। प्रीफर किसको देते हैं? लैटिन को ही देते हैं, लेकिन शब्द तो दोनों चलते हैं, ये कन्फर्म है, लैटिन भी और ग्रीक भी। क्योंकि ये तो आपको पता है, मनोविज्ञान में भी देख रखा है आपने, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति में भी दोनों शब्द देखते हो आप, लैटिन भी और ग्रीक भी। वहां ज्यादा सही किसको मानते हैं? ग्रीक को ज्यादा सही मानते हैं। तो ये थोड़ा सा विवाद था जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये कि ये चलता है इसके बारे में। तो चले फिर आगे, फिर चलिए नेक्स्ट लाइन में आइए। और नेक्स्ट लाइन में हमने फिर एक लाइन ऐड करनी है। कहते हैं साहब गणित के संदर्भ में, गणित, हाँ नहीं डायरेक्ट लिखना, कोई हेडिंग वेडिंग नहीं है। गणित के संदर्भ में यह विचार काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह विचार काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब कौन सा विचार है जो महत्वपूर्ण माना जाता है भाई? तो हमने यहां पर थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, और इन्वर्टेड कॉमा करके हमने लिखा है कि साहब गणित सभी विज्ञानों की जननी, और जननी के साथ में हमने लिखा है जन्मदाता तथा व्यापार वाणिज्य के प्राणवायु
मानी जाती है। अब देखिए साहब, ये जो आपके आंसर है, ये जो विचार है आपके, थोड़े से महत्वपूर्ण भी है, थोड़े से शानदार भी है ये, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हो कि साहब ये जन्म देने का काम करती है विज्ञानों को, इसलिए जननी हो गई है, और कहते साहब व्यापार और वाणिज्य के अस्तित्व को सुरक्षित रखने में इसकी अहम भूमिका होती है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया है प्राण वायु। अब ये तो केवल अर्थ है भाई, कोई पूछे हमसे गणित का अर्थ क्या है, ये गणित का अर्थ है ये। अब ऐसा नहीं कि भाई ये यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ स्टेटमेंट लेंगे अभी, कुछ कथन लेंगे अभी, और वो कथन क्या करेंगे अपने को और अच्छे से समझाएंगे गणित कहते किसे हैं। तो नेक्स्ट लाइन में आप चाहो तो लिख देना गणित संबंधी परिभाषा, गणित संबंधी कथन, डायरेक्ट भी लिख सकते हो परिभाषाएं या फिर कथन, जो आपको अच्छा लगे। तो नेक्स्ट लाइन में आप डेफिनेशन लिखोगे, 6-7 में काम बन जाएगा ना भाई, काफी है ना 6-7, तो ज्यादा लिखवा दे, 10 लिखवा दूं, और 10 चाहे 10 याद ही मत हो भले ही। हाँ जी, पक्का यार, लेकिन उस मैडम का मैंने क्या बिगाड़ा बताओ, डायरेक्टली बोला 10 लिखवा दो यार। अब 10 किसी पे आए मत भले ही फिर, है ना। 10 परिभाषा, वो भी एक के बारे में, एक नाम के बारे में। हाँ जी, मेरी दृष्टि में जो अच्छी हो, बाहर नहीं जानी चाहिए, बाहर तो चली जाने देना यार भाई। चलो आ जाओ लाइन में वापस अभी। तो ईश्वर ने चाहा तो जो पहले 5 लिखवाऊंगा उनमें से ही एक लाने की कोशिश करेंगे। और देखो ये कॉन्फिडेंस ही हो सकता है, आपको पता है ये तो, क्योंकि पेपर बनाने वाले एक तो चलवा दूं, इसको चलवा दूं, तो पेपर बनाने वाले के स्पीड, तो इसकी चिंता ही मत करो आप। ये वैसे भी काफी दुखी रहता है ये, तो आइए देखते हैं जरा। चूंकि आपने कहा कि सर वो बताना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाले, तो भाई देखिए वैसे तो काफी डेफिनेशन काफी विद्वानों ने दी है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है और परीक्षाओं में पूछी भी जा रही है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कहोगे सर नेपोलियन ने क्या कहा था, बड़ी अच्छी बात कही थी। विश्व में मैंने तो जितने भी राजा महाराजा पढ़े, मुझे सबसे ज्यादा यदि किसी ने इंस्पायर्ड किया, इस बंदे ने किया, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये जो साउथ की एक मूवी आई थी, मैं ही राजा मैं ही मंत्री, मुझे लगता है कि ये बंदा जो था ये उससे ऊपर था, क्योंकि मैं ही राजा मैं ही मंत्री, मैं ही संविधान निर्माता, मैं ही समाज सुधारक, मैं ही शिक्षाविद, मैं ही वैज्ञानिक, सब कुछ मैं ही था। इतना जबरदस्त बंदा ये, तो इसका विचार क्या शानदार रहे होंगे। इसने ये कहा कि जिस देश में गणित उन्नत अवस्था में होती है वो राष्ट्र हमेशा समृद्धि पाता है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, शब्दों में रटना नहीं है, शब्द अपने को याद नहीं करना कोई भी। हम इतना भी कहेंगे तो काम चल जाएगा कि भाई गणित की उन्नति में देश की उन्नति है, ये आसान है, ये सबको याद हो जाएगा, ये कोई ऐसा नहीं जो याद नहीं कर पाएगा। गणित की उन्नति में देश की उन्नति है, राष्ट्र की उन्नति है। ये किसने कहा था? ये
तो नेपोलियन ने कहा था, बात भी ठीक है, आज वो राष्ट्र गरीब है, आज वो राष्ट्र काफी पिछड़े माने जाते हैं जहां पर गणित और विज्ञान का विस्तार नहीं हुआ है। और यही कारण है कि आज अफ्रीकन जो कंट्रीज है उनकी खराब कंडीशन के जो कारण है वो यही है क्योंकि आज भी वहां पर शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। तो आपका पहला जवाब क्या रहेगा कि गणित की उन्नति में राष्ट्र की उन्नति है, किसने कहा था ये? तो हम लिख लेते हैं एक बार इसके बारे में। और हमने आंसर दिया है भाई, और उसमें कहा आपने गणित की उन्नति में ही राष्ट्र की उन्नति एवं समृद्धि है। गणित की उन्नति में ही राष्ट्र की उन्नति एवं समृद्धि है। ये किसने कहा था ये? तो जवाब है आपका नेपोलियन ने। हम तो केवल याद रखेंगे गणित की उन्नति में देश की उन्नति है। हमें तो केवल इतना याद रखना है, जब भी देश की उन्नति का नाम आएगा गणित की परिभाषाओं में, तो नाम हम हमेशा याद रखेंगे नेपोलियन का, हमें और कुछ याद रखना ही नहीं है। ये पहला नाम है ये। और अब पहला नाम जब आपने जान लिया है कि सब नेपोलियन है ये, तो नेपोलियन के अलावा हमें एक और विद्वान है जो गणित के बारे में एक छोटा सा वाक्य बोल रहा है। विद्वान का नाम है हॉगवेन, और गणित को मिरर बता रहा है, वो आईना बता रहा है गणित को, शीशा बता रहा है गणित को, मतलब दर्पण है ये। तो क्या है? दर्पण है ये। तो अब किसका दर्पण है ये? सभ्यता और संस्कृति का। किसी भी देश की यदि सभ्यता जाननी है, संस्कृति जाननी है, गणित को जान जाओ। आज आप जितना भी चाहे संख्याएं पढ़ रहे हो, चाहे ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, अर्थमेटिक पढ़ रहे हो, इसका अधिकांश का विकास वैदिक काल में हो चुका था, हमारे वैदिक ऋषियों, वैदिक विद्वानों के प्रयासों के द्वारा। तो हमने क्या जवाब दिया कि साहब जब हम गणित की बात करेंगे तो गणित तो किसी भी राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति को जानने और पढ़ने में काम आता है, इसलिए उसे क्या नाम दे दिया आपने? सभ्यता और संस्कृति का दर्पण कहा है। और कहने वाले विद्वान का नाम क्या था? तो जवाब है हॉगवेन। चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं अभी। ऐसा थोड़ी होता है। अब आपने पूछा नहीं कि सर ने ऐसा क्यों किया है। मैं कभी हिसाब किया कि पेंडिंग छोड़ता नहीं हूं मैंने ऐसे लगाकर छोड़ दिया तो सामने वाले को एहसास रहेगा कि बैटरी चार्ज है। समझ गया? ये यही रहेगा ये। तो जब इसकी जब बैटरी खत्म हो जाएगी तो वो इसी को ढूंढेगा ना, जो चार्ज है ही नहीं है, तो थोड़ी देर भागेगा, परेशान होगा या नहीं होगा? होगा ना। समझ गए ना बात को? हिसाब हमेशा कैसा रखना चाहिए? बराबर रखना चाहिए। अपना स्टाइल है किसी का उधार छोड़ते और अरे यार इतना भोला भाला तेरे को दिखता हूं मैं, हूं थोड़ी भाई मैं।
भाई देखो, ये तो अपनी अपनी पसंद होती है, ये तो, वरना कईयों को बाहुबली भी दिखता हूं भाई, तो ये तो अपनी अपनी पसंद होती है। और हमारे एक मित्र ने पूछा है, सर जी बाल बाटिका शिक्षक से क्या तात्पर्य है? सरकारी स्कूलों में बाल बाटिका टीचर लगाने की चर्चा हो रही है, इसकी योग्यताएं क्या होती है? तो छोटी छोटी बातों पे दुखी परेशान हो जाते हो। आजकल आपको ध्यान है कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज भी 3 से लेकर 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए आंगनवाड़ी में पढ़ाया जा रहा है। तो आंगनवाड़ी में, हाँ जी, धारा 11, तो वहां पर आपको ध्यान होगा, ये जो अर्ली एलिमेंट्री टीचर होते हैं यहां पर प्रीफर करते हैं जिन्होंने एनटीटी कर रखा है। क्या कर रखा है? एनटीटी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो करके बैठे हैं उनको लगाया जाता है। अब एक समय ऐसा था जब राजस्थान में तो एनटीटी कॉलेज लगभग बंद से थे भाई, लगभग बंद से थे। बाहर की जो संस्थाएं थी वो एनटीटी चलवाने का या एनटीटी करवाने का काम कर रहे थे। लेकिन अभी एक गड़बड़ हो गया है छोटा सा, और गड़बड़ क्या हुआ है कि जो हमारे प्राइमरी टीचर है उन्हीं को कहाँ लगा रहे हैं? आंगनवाड़ी में लगा रहे हैं उनको। अब आंगनवाड़ी का मतलब है आंगनवाड़ी में उनको भेज रहे हैं उनको। अब वो कोई 2 घंटे रहकर आता है, 3 घंटे रहकर आ रहा है। और कई जगह ऐसी है जहां पर आज की तारीख में भी आशा सहयोगिनियां जो लगी हुई थी हमारी, उनके सुपुर्द करके छोड़ा हुआ है। तो देखा जाए तो एनटीटी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन हमारे यहां पर चूंकि एनटीटी जैसे पाठ्यक्रमों की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, इसीलिए आप कमर कस के तैयार रहिएगा, क्योंकि वहां पर आपको सेवा करने का मौका बहुत जल्दी मिलेगा। तो आप समझ गए आप लोग कि बच्चों को खेल खेल में कौन पढ़ाएंगे? आप ही पढ़ाओगे। और लड़के प्राइमरी सेक्शन वाले इस काम को बखूबी निभा भी रहे हैं। डांस कर करके भी पढ़ा रहे हैं, नाच के भी पढ़ा रहे हैं। और मेरा तो दिल खुश हो गया जब मैंने एक टीचर को पहाड़े सिखाते हुए, पहाड़े था कुछ और था, वो डांस कर रहा था, वो डांस कर करके पढ़ा रहा था। ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया। और वो कूद कूद के पढ़ा रहा था वो। तो मेरे को समझ में आ गया कि काश ये टीचर हमारे जमाने में भी हुआ करते तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होते। चलिए जी, तो हॉगवेन ने क्या कहा था? छोटा सा जवाब दिया आप लोगों को। दर्पण कह दो आप, तो कुछ मत कहिए, केवल क्या है? गणितो दर्पण है, बस। किसने कहा? हॉगवेन ने कहा है। तो आपने इसमें लाइन जरूर लिखना है, लेकिन याद तो वही रखना है आपको। तो आपने कहा भाई गणित सभ्यता, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। और ये जवाब आपको किसने दिया था? ये तो आपका आंसर सर हॉगवेन ने दिया था। ये सभ्यता और संस्कृति का दर्पण आपने कहा है। अब देखो भाई, एक ऐसा भी बंदा है जिसका नाम कई बार आता है, इंपॉर्टेंट भी है। और हमारे यहाँ एक और विद्वान है जिसको हम कई बार देखते हैं, और वो कहता है साहब रोजर बेकन। कुंजी कहा था उसने। क्या कहा था? कुंजी। क्लियर मेंशन कर दिया कि भाई ये जो गणित है ये सभी विज्ञानों के लिए सिंह द्वार और कुंजी का काम करता है। अब आप मानो चाहे मत मानो, एक ऐसा दरवाजा जहां से सबका उद्भव हुआ है, सबका जन्म हुआ है, सभी का निकास हुआ है, सिंह द्वार कहते हैं। और कुंजी का मतलब होता है चाबी से होता है, जिससे सभी दरवाजों को खोला जा सकता है। इसलिए हम इतना भी कहेंगे तो काम चल जाएगा कि साहब सिंह द्वार एवं कुंजी कहा। और कौन से विद्वान ने कहा? रोजर बेकन ने कहा है। तो जो नेक्स्ट जो नाम है आपका, ये रोजर बेकन का नाम है। और मैंने अब आपने चूंकि बात ही ऐसी बोल दी थी भाई
कि सर जो इंपॉर्टेंट हो वो वाली बताना। तो ये सारे जो नाम मैंने अभी लिखवाए हैं आप लोगों को, ये सारी की सारी आपकी परीक्षा में आई हुई है, ये बार बार रिपीट हो रही है। मैं कहता हूं ये जो 3 आप थर्ड वाली जो लिख रहे हो अभी, आप कोई सा भी पेपर उठाकर देख लेना, आपके ऑप्शन में इन तीनों में से 2 या 1 नाम 100% मिलेंगे आपको। परिभाषा चाहे किसी की भी पूछी जाए, ऑप्शन में भी ये नाम आपको जरूर मिलेंगे। तो आपने रोजर बेकन कहा है, और रोजर बेकन में आप क्या कह रहे हो भाई? गणित, सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। ये हमने आंसर दिया है भाई, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। और ये आंसर किसने दिया है? ये तो आपका आंसर था रोजर बेकन ने ये जवाब दिया है। तो अब रोजर बेकन भी आपने देखा है, तो भाई मुझे लगता है कि कोई वजह नहीं है। अब हमें नाम लेना पड़ेगा, प्लेटो का नाम लेना पड़ेगा। और प्लेटो ने 2 डेफिनेशन आपको दी है, दोनों परीक्षा में आती है, रिपीट होती है बार बार। तो आपने कहा सर प्लेटो की जो डेफिनेशन है ये कौन कौन सी है? तो भाई एक डेफिनेशन तो मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि प्लेटो को पढ़ा है, प्लेटो को ज़्यादा और उसके बारे में समझा नहीं है। लेकिन ये जो डेफिनेशन प्लेटो ने दी है, जो बताने वाला हूं मैं भी आपको, ये डेफिनेशन ऐसी है जो प्लेटो को सही तरीके से हमें समझाने का काम करती है कि बाकी प्लेटो कैसा व्यक्ति रहा होगा, कितना एरोगेंट था, कितना इंटेलिजेंट था। आपने स्कूल अपने घर की दीवारों पर लिखवा रखा था कि जो ज्योमेट्री नहीं सीख सकते, जो ज्योमेट्री नहीं जानते, उन्हें मेरे पाठशाला में प्रवेश नहीं है। मतलब मैं तो सोचता हूं कई बार कि उस जमाने में जब व्यक्तियों को हत्या कर दी जाती थी जहर पिला पिला कर, उस जमाने में ये विद्वान ऐसा हुआ है जिसने अपने स्कूल कह सकते हो, पाठशाला कह सकते हो, घर कह सकते हो, जिसकी दीवारों पर लिख दिया था कि भैया जो ज्योमेट्री नहीं जानता है, जो ज्योमेट्री नहीं सीख सकता है, उसे मेरे पाठशाला में प्रवेश नहीं है। तो आप लगाइए कितना एटीट्यूड वाला बंदा रहा होगा ये, कितना ज्ञानी रहा होगा। क्योंकि भाई आप प्रवेश की बात कर रहे हो, उस जमाने में तो उठाकर लेकर आया जाता था राजा के दरबार में, बोला आजा तू। और उस जमाने में ये दीवारों पर लिख रहा है कि जो ज्योमेट्री नहीं जानता, कृपया करके वो प्रवेश करने के बारे में सोचे भी नहीं। किसने कहा था? चलिए जी, 2 बातें हमने लिखी है इसके बारे में, 2 डेफिनेशन है, तो दोनों अलग अलग लिखवा देता हूं मैं। कहते साहब विद्यालय की, अब विद्यालय कह दो या पाठशाला कह देना, पाठशाला या विद्यालय की दीवारों पर अंकित किया कि जो ज्योमेट्री नहीं सीख, या जो ज्योमेट्री नहीं जानते, उन्हें मेरी पाठशाला में प्रवेश नहीं है। अब देखिए भाई, ये एक जवाब है आपका कि सब पाठशाला की दीवारों पर अंकित करवा रखा था, जो ज्योमेट्री नहीं जानते उन्हें मेरी पाठशाला में प्रवेश नहीं है। अब हमने कहा सर ठीक है, ये तो याद रहेगा, और क्या बताया? तो भाई इसने एक और बात कही थी, क्या कहा? कहते साहब गणित कोई ऐसी विषय है जो हमारी सुसुप्त मतलब सोई हुई चेतना कह देना, आत्मा कह देना, को जगाने का काम करती है। मतलब आपकी मेमोरी को, आपकी स्मृति को
सुसुप्त का मतलब है जो एक्टिव नहीं है, निष्क्रिय है। तो जो हमारी मेमोरी एक्टिव मोड पर नहीं है, निष्क्रिय मोड पर है, उसको एक्टिव बनाने का काम कौन सा विषय करता है? गणित करता है। बात तो ठीक है, क्यों? गणित तो कहता है ना भाई, सोचिए तो, है, मान लो, माना कि, और आप फिर मानना भी स्टार्ट कर जाते हो भाई। मानते हो नहीं मानते भाई? मान लेते हो, तुरंत मान लेते हो। और कहा और जाता है यदि ऐसा कर दिया जाए तो अब आप ये नहीं कहोगे ऐसा क्यों कर दे भाई, आपको तो ठीक है भाई, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, ऐसा करके देख लेते हैं। तो जो गणित जो विषय है, इसके बारे में ठीक ही कहा है कि हमारी सोई हुई चेतना को जगाने का काम करता है और हमारी मानसिक शक्तियों को तार्किक रूप से प्रशिक्षित करती है। तो हमने नेक्स्ट जो जवाब है इसमें लिखा, और उसमें लिखा है साहब, गणित हमारी सुसुप्त चेतना को जागृत करती है तथा बुद्धि को तार्किक रूप से प्रशिक्षित करती है। कितने हो गए, 4 या 5? क्यों भाई 2 हो गए यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे थोड़ी यार, आप मतलब गड़बड़ करोगे यार, है ना? 2 हो गए ना, 2 तो यही होगी, 2 ये हो गई, 3 इससे पहले, 3 और 2 5, 5 और लिखवाऊं? इंपोर्टेंट तो भाई यही है, इंपोर्टेंट तो नौकर लिखवाऊं? फिर मैं नौकर की कहूंगा तो फिर आप फिर राजा की भी कहोगे, फिर रानी की भी कहोगे, फिर तू मेरा राजा मैं तेरी, अरे शाबाश, वाह मेरे राजाओं, हैं? मैं रानी तो नहीं कह सकता यार, मैंने कहा ना मैं शब्दों के जाल में फंसता नहीं हूं जल्दी से मैं, तो इसलिए मैंने पहले कह दिया वाह मेरे राजाओं, हैं? नहीं वो नहीं कह सकता भाई, अपने पास शब्दों के अलावा है ही क्या है यार अपने पास। चलिए जी, तो अभी आपने कहा सर और बताइए इसके आगे। तो अभी एक व्यक्ति है, थोड़ा अच्छा सा नाम है उसका, तो आपने कहा सर जैसे कि, तो अगला जो विद्वान है उसका नाम रहेगा क्या नाम है? डटन नामक विद्वान है। और जब आप पढ़ोगे सर डटन नामक विद्वान ने क्या कहा है, तो भाई आपको याद रखना है डटन के बारे में, वो क्लियरली एक बात को लिखता है और क्या कहता है कि साहब गणित एक ऐसा विषय है जो तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन और सत्य बोलने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। मैं रिपीट करूंगा और साथ में यह भी बताते चलना कि ये वाली डेफिनेशन आपको याद हुई है नहीं हुई है। जो डेफिनेशन आपको याद नहीं होगी उसको मैं क्लास में याद करवाऊंगा आपको, तो बता देना कि याद हुई या नहीं हुई है। हुई है नहीं हुई है वाली? हो गई? सच बोलना सिखाती है गणित, गणित सच बोलना सिखाती है, गणित सच बोलना, बाकी सब झूठ बोलना सिखाती है। केवल गणित सच बोलना सिखाती है, बाकी सब गलत बोलना सिखाती है। क्या ख्याल है आप लोगों का? मैडमों क्या ख्याल है आप लोगों का? पक्का? केवल गणित क्या सिखाती है? सच बोलना, बाकी सब गलत बोलना सिखाती है, झूठ बोलना सिखाती है? गणित तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन
एवं सत्य बोलने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। आपने तो केवल इतना ही याद करना है, गणित क्या करती है भाई? सच बोलना सिखाती है। किसके अनुसार? तो जवाब है डटन के अनुसार। आइए जरा नेक्स्ट लाइन में। आपने कहा साहब गणित तर्क सम्मत विचार, गणित तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन एवं सत्य बोलने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। देखा जाए तो भाई एक ध्यान जरूर रखिएगा, ये अनुशासन की बात कर रहा है भाई। ये इस परिभाषा में देखा जाए किसकी बात हुई है भाई? अनुशासन के बारे में बात हुई है। अपने को केवल याद करना है कि गणित कौन सा काम करती है। तो जवाब है आपका सच बोलना। देखो मैं हमेशा कहता हूं, मैं डेफिनेशन कितनी भी याद की जा सकती है, कितनी भी याद की जा सकती है, यदि उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स मालूम चल जाए तो पूरी डेफिनेशन को याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां तो केवल हमें तो ये ध्यान रखना था कि ऐसा विषय है ये जो हमें सच बोलना सिखाता है, और सच बोलना सिखाता है गणित। ये कहा था डटन नामक विद्वान के द्वारा। तो ये डटन हो गया है भाई। क्या करता है ये? हमें सच बोलना सिखाता है। तो आपने कहा ठीक है सर, ये तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने कहा सर आगे वाला बताइए, आगे जवाब क्या रहेगा? तो जब हमने इससे आगे वाला जवाब जब देखेंगे कि सर और इसमें कैसे हमें जवाबों को देखना है, तो जब डटन आप देखोगे तो उसके बाद में एक और विद्वान का नाम आता है, और ये जो विद्वान है भाई, ये हब्स नामक विद्वान है। क्या नाम है भाई? हब्स नामक विद्वान है। और जब हब्स नामक विद्वान की बात करोगे, बहुत छोटी सी डेफिनेशन दी है, सबको वन टाइम में याद हो जाएगी। ये केवल इतना सा कह रहा है कि साहब गणित तो पत्थर के समान होती है। किसके समान है? गणित तो पत्थर के समान होती है। और किसने कहा? ये हब्स ने कहा है गणित पत्थर के समान है। अब आप कहोगे सर गणित पत्थर के समान कैसे हो गई? अरे भाई, पत्थर को पसीने आए तो गणित को पसीने आए। बात सही है ना? बेचारे के सामने वाले की समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी गणित को कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत हो रहा है, उलझ रहा है, फिर भी बेचारे को समझ में नहीं आया तो गणित को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है। फर्क इतना सा है केवल, कहता है कि भाई औजारों को तेज करता है पत्थर और बुद्धि को तेज करती है गणित। ऐसा मानना है इस विद्वान का। आज भी देख लो, अब खेतीबाड़ी का टाइम आ गया है, गांव में अब सरसों कटना स्टार्ट हो गया है भाई। और तो तुम्हारे वहां नहीं कट रही, हमारे वहां तो कट रही है। तुम तुम्हारी बात करो, हम तो हमारी बात कर रहे हैं। कट रही है भाई हमारे यहां तो, पर डे कट रही है भाई। घर पे, गांव में। बताओ कैसे हो, कैसे हो? मैंने मतलब एक सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दिया, तब पूछे हो आप कहां से हो। आप पूरे राजस्थान में सरसों की खेती का जो बीज होता है वो मेरे गांव का फेमस है। वो अभी पिछले 2-4-5 सालों में छोड़ दिया जाए तो अब मेहनत कौन करता है? अब समझ गए आप लोग? पहले सुनने दो ना एक बार, अभी सुनने दो। अब पिछले 2-4-5 सालों में छोड़ दिया जाए क्योंकि सारे फैशनेबल हो गए ना भाई। नई यूथ है, कोई काम करना नहीं चाहती है। वरना हमारे गांव का रिकॉर्ड था, हमारे गांव से सरसों मंडी में कभी नहीं जाती थी। सारा का सारा बेज में जाते थे। अब जैसे सपोज करिए कि मंडी में, एक छोटा उदाहरण दिया है मैंने, जैसे मान लो मंडी में रेट यदि 40 रुपए किलो है, मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूं ये, तो हमारे वहां पर सरसों का बेग जाता था 70-80 रुपए किलो, 70-80 रुपए किलो। और बरसात स्टार्ट होने से पहले
आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे गांव में चारों तरफ ये जो सरसों के कट्टे बोरियां लेके आते हैं ना भाई, बस चारों तरफ यही है। और भाई साहब ऐसा लगता था जैसे कोई मेला चल रहा है यहाँ पर। लेकिन अब क्या हुआ, पिछले 2-5 सालों में बड़े बुजुर्ग चले गए, या तो देहांत हो गया उनका, या उनकी एज काफी हो गई है। अब आपको पता है, जैसे आप जैसे लोग हो, आप थोड़ी यार सरसों तोलोगे जाके वहां पर, फिर पढ़ना स्टार्ट करोगे, आप तो पढ़ाई करोगे, नौकरी करोगे। तो ये कारण है, ये हमारी सरसों जब हमारे वहां से कोई लेके जाता है, उसके प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है फिर। हाँ जी, आप उस बीज को देख लो तो आप कहोगे कि सर यार ये अजीबो गरीब नहीं है, ये क्वालिटी है भाई, लेके आऊं। तो अब तो अगली साल लेना ना भाई, अगली साल का मतलब है जब फसल होगी उस समय पर, है ना भाई। क्या बता दूं? अच्छा, आप बताओ, मैं बहुत ज्यादा सेवा भावी हूं या नहीं हूं मैं? बस तो फिर हाँ हाँ ले लेना यार। हाँ जी, बता तो दिया। हाँ बता तो दिया यार, कितना ज्यादा सेवा भावी हूं मैं, है ना, कितना मृदुभाषी हूं मैं, अच्छा बोलता हूं मैं, कभी कड़वे शब्द नहीं बोलता कभी भी मैं। तो हो गया ना, गांव का नाम बता तो दिया, और क्या चाहिए फिर। हाँ जी, बताया तो है यार, कितनी बार बताऊं मैं। कूट भाषा यूज कर रहा हूं। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? सेवर भरतपुर में पड़ता है और सेवा पड़ता है गंगापुर सिटी में पड़ता है। गंगापुर सिटी में जब आप एंट्री करोगे, एंट्री करने के बाद में आप किसी भी जाते हुए परिंदे से पूछोगे, और हाँ तो आपको सकुशल बड़े अदब के साथ में आपको चाय पिलाएगा। कॉफी की व्यवस्था गांव में होती नहीं है, आपको पता है, तो कॉफी की मैं नहीं कहूंगा, चाय जरूर आपको अदब से पिलाई जाएगी। और यदि आपकी बाइक की हवा कम है तो वो आपसे कहेगा कि आप बैठो आराम से, मैं इसमें हवा भरवा कर लाता हूं मैं, है ना। बात ठीक है, गलत बात है भाई? लगभग ज्यादा तो नहीं है, मेरे ख्याल से 7-8 हजार की आबादी है, लगभग 2-2.5 हजार के लगभग घर है। तो इतना तो सम्मान है कि आप जब जाओगे, किसी भी घर में जाकर घुस जाओगे, ओ भाई दादा, घर में जाकर पूछोगे तो आपको बड़ा सम्मान मिलेगा आपको, क्योंकि अपन ने यही कमाया है और कुछ है नहीं अपने पास। तो अभी वापस आते हैं अभी। हाँ भाई, जिंदगी में बनने को तो पता नहीं क्या क्या बन जाए, लेकिन लोग जल जाते हैं मेरे अंदाज से, लोग जल जाते हैं मेरे अंदाज से जब उनके नाम से पहले नाम आता है मेरा। तो करूं क्या भाई, बनने को तो कुछ भी बन जाऊं, लेकिन यहाँ तो दिक्कत ये है कि जब बनने का समय आता है तब पैरों को पकड़ के बैठ जाते हैं। कहाँ जा रहे हो? अभी पिछली जो विधानसभा गई है ये वाली, तो एक एक्स पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूं काफी टाइम से, नेशनल लेवल की पार्टी है। तो वहां से टिकट उन्होंने जबरदस्ती कह रहे थे, भाई तू टिकट ले ले अब की बार और तू लड़ ले इस बार, वोट बाट देखा जाएगा जो आएगा जो। तो लगभग 1.5-2 साल से बढ़िया मेरा फील्ड में घुमा फिरी करता था, मैं जानता ही था लोगों को। वहां पर जैसे ही मेरे परिवार के लोगों को पता चला कि यार ये किस चक्कर में घूम रहा है ये, मेरे से पहले ही मेरे परिवार का मान लो, मेरे अड़ोसी पड़ोसी मान लो, यार एक बात बोलूं तेरे को। मैं कहा बोल भाई। बोला यार मैं चुनाव लड़ लूं क्या मैं? कहा काय का चुनाव लड़ेगा? बोला एमएलए का। तो मैं कहा भाई लड़ ले भाई। मैंने कहा बड़ा है उम्र में मेरे से, मैं यही तो बोलूंगा मैं।
लड़ ले यार। मैंने कहा 1100 वोट आए थे। और लगभग विधानसभा में 8,000 7-8 हजार के लगभग विधानसभा में वोट हमारे खुद के हैं। 7-8 हजार के लगभग केवल गांव के वोट है। और ओनली टोटली पूरी विधानसभा में से, पूरी विधानसभा में कितने? यार मैं तो दूंगा यार। देखो यार ऐसा तो नहीं हो सकता यार, कोई माने चाहे नहीं माने, लेकिन चीटिंग नहीं करने का। अब छोड़ो यार, उनकी नहीं, वो मैं मेरे गांव की बात कर रहा हूं मैं। चलिए प्लीज वापस आ गए, काफी टाइम हो गया है। और मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से पत्थर औजारों को तेज बनाता है, वैसे दिमाग को तेज गणित बनाती है। आज शहरों में थोड़े बहुत बैठे होंगे शहरों वाले, वो कहेंगे यार औजारों को पत्थर, जी हाँ बिल्कुल। अब खेती बाड़ी का टाइम चल रहा है, सुबह हमारे खेती पर जो भाई जाते हैं, बहनें जाती है, वो बिल्कुल अपने जो भी उपकरण यूज कर रहे हैं कृषि के लिए, पत्थर पर रगड़ रहे हैं उनको। और जब रात को सोएंगे, कुछ लोग बेचारे इतने अच्छे होते हैं, सुबह नींद खुलेगी, लेट हो जाऊंगा, खाना बनाना होता है, वो रात को ही पत्थर पर अपने जो उपकरण है उनको धार रखकर सोते हैं। और धार भी इतनी भयानक आती है कि पूरे दिन वो फसल को काटने के काम करते हैं। ठीक वैसे ही जो गणित पढ़ते हैं, जो गणित को जानते हैं, उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। और यही कारण है, आप चाहे मानो चाहे मत मानो, हमने गांव में ऐसे लोग देखे जो स्कूल नहीं गए भाई, लेकिन जब चक्रवर्ती ब्याज निकालना होता है 3-3 पेजों में हिसाब को भर देते हैं। और यदि 1 रुपये 12 आना पैसे 4 आना पैसे की कमी आ गई है तो उसको भी जब तक ठीक नहीं कर देंगे तब तक चैन से बैठते नहीं है, क्योंकि गणित व्यक्ति की बुद्धि को तेज बनाने का काम करती है। तो हमने नेक्स्ट लिखा है साहब, जिस प्रकार से औजार पत्थर को उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, जिस प्रकार से पत्थर औजारों को तीक्ष्ण बनाता है, उसी प्रकार गणित मस्तिष्क को तीव्र बनाती है। ये भाई हब्स की डेफिनेशन है ये, और इसमें हमें केवल इतना सा याद रखना है कि साहब गणित का मतलब है पत्थर, इतना काफी है। गणित का मतलब है पत्थर, और किसके अनुसार है ये? तो जवाब दिया आपने हब्स के अनुसार। आपने कहा सर और भी कोई डेफिनेशन है क्या? तो भाई मुझे लगता है कि एक बंदा है जिसको नाम नहीं दिया, तो लगेगा कुछ बाकी रह गया है, क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा है कि गणित की भाषा ऐसी है जैसे परमेश्वर ने समस्त ब्रह्मांड की रचना उसमें कर दी हो। गैलीलियो की डेफिनेशन है ये। कौन से विद्वान की है? तो नेक्स्ट लाइन में आप आइएगा, और नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है गैलीलियो। गैलीलियो, और मुझे लग रहा है धीरे धीरे वो 10 की तरफ तो बढ़ ही रहे हो आप। आपने कहा है साहब गणित की भाषा ऐसी है, गणित की भाषा ऐसी है जैसे परमेश्वर ने समस्त ब्रह्मांड
की रचना उसमें कर दी हो, गणित की भाषा ऐसी है जैसे परमेश्वर ने समस्त ब्रह्मांड की रचना उसमें कर दी हो। और ये जो डेफिनेशन है ये किसके अनुसार है? ये गैलीलियो के अनुसार है ये। अब आपने कहा सर कितनी हुई भाई? 8 हुई। तो आपने कहा सर गैलीलियो भी पढ़ा है हम लोगों ने, एक बार रिवीजन करवा दूं, याद है या नहीं है? चेक नहीं, रिवीजन करवाना है तो आपको मैं शॉर्ट में नेम बोलूंगा, केवल पूरा सेंटेंस नहीं बोलूंगा, और उस शॉर्ट नेम पर आप पता लगाना कि कौन से विद्वान ने ये वाली डेफिनेशन दी है। और कॉपी की तरफ नहीं देखना, मतलब आपको नीचे नहीं देखना है कॉपी की तरफ, बस केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड देखकर बात करनी है। तो एक विद्वान है भाई जिसने गणित के बारे में कहा था कि भाई गणित और गणित का मतलब है देश की उन्नति। एक विद्वान है जिसने गणित को दर्पण कहा है। एक बंदा है जिसने गणित को पत्थर कहा है। एक बंदा है जो कह रहा है कि गणित तो सिंह द्वार है। कौन है? क्या नाम है? एक बंदा है जो कह रहा है कि गणित सच बोलना सिखाता है। एक बंदा है जो कह रहा है कि भाई जो गणित है वो पत्थर के समान है। एक विद्वान है जो कह रहा है कि भाई गणित का मतलब है परमेश्वर ने सब कुछ लिख दिया। हाँ, अरे तो मुझे आने दो, अभी मैं आ रहा हूं, अभी मैं तो आपको देखकर खुश हो रहा हूं, आपको देखकर। क्या कमाल की बुद्धि पाई है आप लोगों ने। कौन सी आटा कंपनी का आटा खाते हो आप? आशीर्वाद, घर से। तो जो ज्योमिति नहीं जानेंगे उनको प्रवेश नहीं मिलेगा, और सोई हुई चेतना को जगाने का काम। वेरी गुड, मजा आ गया भाई। तो एक और विद्वान है जो गणित के बारे में कह रहे हैं। आपने कहा सर कौन सा विद्वान है और क्या कहा है उसने? तो कहता है कि साहब जो गणित है वो हमारी बुद्धि में, हमारे दिमाग को तर्क करना सिखाती है, हमारे बुद्धि को तर्क करने में प्रशिक्षित करती है। और ये जवाब दिया है जॉन लॉक ने। बुद्धि, हमारे दिमाग को, हमारी बुद्धि को तर्क करने की आदत विकसित करती है। और किसने जवाब दिया है ये? तो जवाब रहेगा जॉन लॉक का। तो नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है जॉन लॉक। और उसमें लिखा है हम लोगों ने गणित गणित मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित करती है। गणित मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित करती है। ये जॉन लॉक ने दिया है। अब थोड़ा सा जमेगा नहीं भाई, यहां पर बेंजामिन पियर्स का नाम नहीं लिया जाए, क्योंकि बेंजामिन पियर्स क्लियर कह रहा है कि सब गणित हमें निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करती है। शानदार डेफिनेशन है। ऐसा विषय जो हमें कहां तक लेकर जाता है भाई? निष्कर्ष तक लेकर जाता है गणित। और किसने कहा ये? तो जवाब है बेंजामिन पियर्स के अनुसार। गणित कहां पहुंचा रहा है? निष्कर्ष तक पहुंचा रहा है। गणित हमें निष्कर्ष निकालना सिखाता है बेंजामिन पियर्स के अनुसार। तो हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा है
जी हाँ, बिल्कुल, बेंजामिन पियर्स। अब यार कोई बात नहीं, साबुन मान ले, क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन याद अपने को करना पड़ेगा। गणित आवश्यक निष्कर्ष तक, गणित आवश्यक निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करती है। गणित एक ऐसा विषय है जो हमें निष्कर्ष तक पहुंचने में, निष्कर्ष निकालने में हमारी मदद करती है। और अब जो है भाई अंतिम जो डेफिनेशन है उसकी तरफ हम आ चुके हैं, क्योंकि गिब्स का नाम लेना जरूरी है। किसका? गिब्स का। लेकिन गिब्स का मैं थोड़ा लास्ट में लूंगा अभी, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा भी बताना है। गिब्स से पहले हम नाम ले सकते हैं, गॉस का नाम ले सकते हैं। किसका? गॉस। और गॉस रॉस नहीं है, लेकिन ये भी सही है, कई जगह पर गॉस नहीं रॉस लिखा हुआ है, कई जगह रॉस भी लिखा हुआ है, गॉस है। और गॉस ने कहा कि भाई गणित तो विज्ञानों की नौकर है, नौकर है। अच्छा अच्छा, भाई साहब पढ़ के बैठे हो, इसका मतलब है मजे ले लिया आज तो आप लोगों ने। गॉस ने कहा है कि साहब गणित तो राजा और रानी, समझ गए ना भाई? गणित तो क्या है? विज्ञानों की, हाँ रानी पे तो कितना अच्छी आवाज आई ना। गॉस है ये, और क्लियर कहा है इसने कि साहब गणित विज्ञानों की रानी है। ये किसने कहा है? ये तो जवाब है आपने, गॉस ने कहा है गणित विज्ञानों की रानी है। और एक अजीबोगरीब व्यक्ति है जिसका नाम तो आपने ले ही दिया है अभी, समझ में नहीं आता जैसा नाम वैसी सोच। और इसने नौकर बता दिया भाई गणित को, और वो भी किसका? विज्ञानों का नौकर कह दिया है। तो ये कहता है साहब गणित विज्ञानों के क्या है भाई? गणित विज्ञानों की नौकर है। गणित विज्ञानों की नौकर है किसके अनुसार? तो जवाब है बेल के अनुसार। और अब लास्ट दो डेफिनेशन बाकी है ओनली, फिर मैं नहीं लिखवाऊंगा। एक जो है आपकी, एक जो डेफिनेशन है ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? ये कोई बाकी तो नहीं रह गया भाई? वापस आइए, बातें नहीं करनी है अभी। तो आपने जवाब दिया सर वेदांग ज्योतिष के अनुसार। और जब हम बात करेंगे वेदांग ज्योतिष के अनुसार, तो क्या कहा है भाई वेदांग ज्योतिष में? तो इसमें एक बात लिखी है, कहते कि साहब मोर के सिर पर मुकुट, सांप के सिर पर मणि, और गणित के जो है वो किसके माथे पर बैठी हुई है? तो विज्ञानों के माथे पर बैठी है। दोबारा बात करना, सुनना ध्यान से। केवल कह सकते हैं कि साहब मोर के सिर पर मुकुट, सांप के सिर पर मणि, और विज्ञानों के माथे पर गणित। ये किसने कहा है? ये बात तो ठीक ही है, क्योंकि टीवियों पर धारावाहिक आ रहे हैं नाग नागिनों के, बावड़े होते फिर रहे भाई मणि के पीछे। और मणि से जिसने अपनी कहानी स्टार्ट की थी
उसकी तो शादी भी हो गई, आपको पता है अभी, मौनी रॉय की। और मोर के सिर पर मुकुट होता है। मैडमों जरा गौर करिएगा आप लोग, मोर के सिर पर मुकुट होता है, मोरनी के सिर पर नहीं होता है। आप समझ रहे हो ना, मोरनी को डांस नहीं आता है, मोर को डांस आता है। मोरनी डांस नहीं करती है, डांस मोर करता है। और आप डांस करती हो गाने पर, मैं नाचूं मोरनी बनके। लेकिन अब कौन बताए मोरनी कांट डांस है? मोरनी को डांस नहीं आता। सुंदर मोर होता है, मोरनी सुंदर नहीं होती है। बेचारी कईयों को तो पता नहीं होगा मोर और मोरनी कैसे दिखते हैं, है ना। मोर पंख हमेशा मोर के होते हैं, मोरनी के मोर पंख नहीं होते हैं। इसीलिए सुंदर कौन होता है? हाँ बेटा, इसका भी जवाब है। दाढ़ी हमेशा मेल के मिलेगी, फीमेल के दाढ़ियां नहीं मिलती है। टाइग्रेस हमेशा गंजी होती है, टाइग्रेस हमेशा गंजी होती है। और टाइगर हमेशा ये तो इन बॉलीवुड वाले गधों का कमाल है। ये तो गाना लिख दिया किसी गधे ने, कौन से वाला, मैं नाचूं मोरनी बनकर। अब उस गधे को क्या पता मोरनी नाचती नहीं है, मोर नाचता रहता है और मोरनी उसके चारों तरफ चक्कर काट रही होती है। आप समझ गए आप बात को। आप चले वेदांग ज्योतिष के अनुसार, और आपने लिखा है भाई, और आपने लिखा है इसके मोर के सिर पर मुकुट, मोर के सिर पर। मैडम मैंने तारीफ की है आप लोगों की, तारीफ है ना। मैंने विशुद्ध रूप से आपकी तारीफ की है। मैंने आपको विशुद्ध रूप से एक अच्छा तथ्य बता दिया कि अब कोई भी गाना चलाए ना, मैं नाचूं मोरनी बन के, बोलो चुप, है ना। ऐसे बोल, मैं नाचूं मोर बनके, है ना। क्या बनके? मोर बनके। मोर के सिर पर मुकुट, कॉमा करके हमने लिखा है। देखो भाई, मोरों की बात ऐसी है, मोरों को गाने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। गाना कोई सा भी हो, डांस अपना एक ही निकलेगा। हिंदुस्तान में एकमात्र डांस ऐसा है जिसके लिए ध्वनि या साउंड मायने नहीं रखता। एकमात्र डांस जो पुरुष प्रधान डांस माना जाता है, अक्सर शरीर के बल लोट लोट के किया जाता है। कई बार ऐसा होता है उसके लिए धुन कोई मायने नहीं रखती है, सॉन्ग भी मायने नहीं रखता है, और सॉन्ग नहीं होता है तो भी डांस होता है। अक्सर रात्रि को किया जाता है क्योंकि दिन में तो गरीबों का माहौल ही नहीं बनता इनका है ना भाई। और एक बार जाएगा, कोने में जाएगा, और उसके बाद में बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरफ भागता हुआ आएगा। समझ जाओ कि भाई डांस की पूरी तैयारी हो चुकी है। मेरा एक मिलने वाला था, मित्र था, उनके घर में फंक्शन था प्रतापगढ़, बड़ा कोचिंग वाला है, यहीं पर उनका कोचिंग है बहुत बड़ी वाली।
किसी जमाने में राजस्थान में नाम से एडमिशन होते थे केवल, प्लीज नाम मत लेना कोई भी, ऐसे सुन लो केवल। तो उसके घर पर शादी का माहौल था, वहां शादी में गए तो बड़ी इच्छा भी थी क्योंकि उस तरफ में कभी गया नहीं था, तो ये था कि चलो देख के आएंगे कैसा है उधर का क्लाइमेट वगैरह। तो वहां गए तो सारे के सारे लोग नीचे नाच रहे थे, हवेली पर उनके दादोसा बैठे हुए थे। तो जैसे ही वो सारे के सारे लोग डांस करे नीचे, तो अचानक वो दादोसा का छत के ऊपर सिंहासन लगा रखा था भाई, है ना, उनका खाने पीने का सारा जुगाड़ भाई कर रखा था। अब जैसे ही नीचे हवेली के लोग जोर से नाचना स्टार्ट करे, साउंड भी कर रहे हैं, जुबान से निकाल रहे हैं, तो उधर तो नीचे जोर से डांस करना होता है और दादोसा भी खड़े हो जाते हैं अपने डांस करते ऊपर खड़े होके, और खड़े होकर कर रहे हैं मैं नीचे आ रहा हूं, मैं गेट खोलो। दादाजी का गेट बंद करके रखते थे कि जीने से नीचे नहीं आ जाए वो। अब सब वो काफी देर तक ऐसे ही चल रहा था, नीचे वाले मदमस्त होकर डांस कर रहे थे, दादोसा ऊपर डांस कर रहे थे। अब वो जब भी जैसे नीचे थोड़ा हुटिंग हो ना, दादाजी भी खड़े हो जाए, बोला मैं भी आ रहा हूं, गेट खोलो, मैं कूद जाऊंगा। तो अब हमें थोड़ा डर लग रहा था, मैं कहा यार कहीं, अरे बोला यार 6-7 दिन हो गए, बोला बर्दाश्त करते हुए, कुछ नहीं है, अब मस्त रहो आप तो। अब सब दादोसा का सुरूर चढ़ने लगा धीरे धीरे। तो पहले तो वो जमीन पर मतलब छत पर ही खड़े हुए थे, फिर वो टेबल पर भी खड़े हो गए थे, वो मैं आ रहा हूं, मैं कूद जाऊंगा। अब वो कह रहे थे तो कुछ नहीं, ऐसे करते रहते हैं। अब हम डांस कर तो रहे थे लेकिन हमारी नजर दादोसा के ऊपर थी। मैं कहा भाई कि खेल नहीं कर दे ये, क्योंकि अपने को क्या है भाई थोड़ा डर ज्यादा लगता है चीजों से। तो अब डांस कर रहे नजर वही है और दादोजी मस्त एकदम बिल्कुल। कुछ समय के बाद में मैं आ रहा हूं तो भाई कोई यकीन नहीं कर, दादोसा आ जाएंगे। दादोसा मैंने पहली बार, वो कहावत है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मैंने कहावत उसी दिन मैंने बदल दी थी। मैंने महापुरुषों के लिए आंगन मायने नहीं रखता, आंगन नहीं हो तो भी डांस हो सकता है। दादोसा ने, हवेलियां ऊंची होती है भाई, अपन घर बनाते हैं, घर का अपन जो हाइट लेते हैं 12-11 सवा 11 फीट लेते हैं घर की, है ना, छत की। और हवेली की हाइट तो आप समझ सकते हो आप लोग कि क्या हाइट होती होगी। ओ भाई साहब दादोसा ऐसे करते आ रहे हवा में झूलते हुए। सीन तो कुछ सेकंड का ही था, कोई ऐसा तो नहीं कोई 20 सेकंड का था तो कोई 2-3 सेकंड का ही खेल था वो। लेकिन वो 2-3 सेकंड का जो हमने वीडियो भी लेके आए थे बाद में वहां से, वो खूब देखा हमने उसको। बंदा नीचे धड़ देरी गिरता है, धड़ाम की आवाज आती है। अब सब भाई दादोसा की तरफ भागे वहां पर। अब दादोसा के कोई इंजरी नहीं बिल्कुल भी, सबने चैन की सांस ली, थैंक गॉड बच गए। अब दादोसा को उठाए, हाथ पकड़ के दादा तुरंत बैठ जाए, तुरंत उनको खड़ा करे, तुरंत बैठ जाए वो, तुरंत उठाए, तुरंत बैठ गए। दोनों नी डैमेज, है ना। तो भाई दादा हो मैडम हो, हमारे लिए आंगन कोई मायने नहीं रखता। हम उस प्रजाति से संबंध रखते हैं जहां आंगन हो मत हो, टेढ़ा हो, कैसा भी हो, हमारा डांस हमेशा एक नंबर होता है। और ये अमूमन धरती पर लौट लौट के किया जाता है। चलिए जी, तो मोर के सिर पर मुकुट, सांप के सिर पर मणि, उसी प्रकार विज्ञानों में गणित श्रेष्ठ होती है। तो वेदांग ज्योतिष का ये जो स्टेटमेंट है काफी महत्वपूर्ण है कि मोर के सिर पर मुकुट, सांप के सिर पर मणि, उसी प्रकार विज्ञानों में गणित श्रेष्ठ होती है। और ये जो आपका आंसर है ये हमें किसने दिया है, ये तो आंसर रहेगा आपका वेदांग ज्योतिष ने। तो ये भाई एक डेफिनेशन थी आपकी। मैंने कहा था कि मैं लास्ट एक डेफिनेशन बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद में कंप्लीट है वो, वजह थी थोड़ी लास्ट में रखने के लिए। चेंज कर दूं क्या भाई इसको मैं? तो ये जो लास्ट वाली जो डेफिनेशन है ये क्या करती है कि अपने थोड़ा काम को ठीक करवा दे दी है। और वो जो डेफिनेशन है ये एक विद्वान की है जिसका नाम क्या है, गिब्स।
अब गिब्स की जो डेफिनेशन है बहुत 2-3 शब्दों की डेफिनेशन है ये। इसमें इसने केवल ये कहा है कि साहब गणित एक भाषा होती है या गणित एक भाषा है। केवल इसने इतना सा कहा है कि गणित एक भाषा है। अब ये किसने कहा ये? तो जवाब दिया सर आपने, जी हाँ गिब्स ने कहा है। तो हमने ये कहकर छोड़ दिया कि सर गणित एक भाषा है, गणित एक भाषा है। ये हमने आपको आंसर दिया है कि सर गणित क्या है, गणित तो एक भाषा है। और किसने दिया जवाब ये? तो गिब्स ने आंसर दिया है। 10-12 होगी भाई, तो काफी हो गई मेरे ख्याल से। फिर ऐसा मेरा मानना है कि गणित की जो डेफिनेशन है वो इनमें से बाहर नहीं जाएगी। और स्टार्टिंग की जो 6 डेफिनेशन है, 6 जो डेफिनेशन है स्टार्टिंग वाली, आप उनको ही टारगेट कर देना। कौन कौन सी है? पहला हो गया है नेपोलियन, हॉगवेन, रोजर बेकन, प्लेटो, डटन और गैलीलियो। और गैलीलियो, ये मेरे ख्याल से 7 डेफिनेशन बन रही होगी शायद ये, यहां तक हब्स को छोड़ देना बेशक। गैलीलियो वाली जो डेफिनेशन है इस तक 99.99%, पॉइंट 1 तो देखो भाई थोड़ा गुंजाइश लेनी भी चाहिए। 99.99% जो डेफिनेशन आएगी वो इन्हीं में से आएगी और दोनों परीक्षाओं में आएगी, चाहे आप रीट देने जाना और चाहे आप 3rd ग्रेड देने जाना। और कोई 2nd ग्रेड की तैयारी भी कर रहा हो उसको भी बोल देना, आपका मिलने वाले परिचित वाले हो, कि ये जो 6-7 डेफिनेशन है इनमें से एक डेफिनेशन परीक्षा में आएगी, वहां आती है 2 नंबर वाली और यहां आती है 1 नंबर वाली। तो अब आपने कहा सर ठीक है, आप कुछ कह रहे थे कि इसके बारे में कुछ बताओगे। डेफिनेटली बताऊंगा। गणित एक भाषा होती है, पहले तो ये आपने को पता चल गया है, क्योंकि प्रश्न आता है गणित एक भाषा है, गणित एक भाषा नहीं है, गणित की भाषा स्पष्ट है, गणित की भाषा स्पष्ट नहीं है, ऐसा एक प्रश्न आता है अपने। तो एक तो ये क्लियर हो गया है कि भाई गणित एक क्या है, भाषा होती है। अब दिक्कत ये है भाई कि गणित भाषा तो है, लेकिन गणित की भाषा से अभिप्राय क्या है, किसे कहोगे आप गणित? तो भाई देखो 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आप सुन लो केवल, फिर बार प्रेम से लिखना आप। मैंने सबसे पहले लिखा है कि भाई गणित की भाषा से अभिप्राय, गणित की भाषा से अभिप्राय, क्योंकि लिख तो दिया वहां पर कि साहब गणित की भाषा होती है, लेकिन ये तो पता चले कि गणित की भाषा से अभिप्राय होते क्या है, किसे कहोगे गणित की भाषा? तो हमने कहा भाई गणित की भाषा से अभिप्राय गणित के पद होते हैं। पद भाई टर्म को बोलते हैं हम लोग। तो आपका आंसर है सब गणित की भाषा से अभिप्राय गणित के पद। अब पद के साथ में वोकेबलरी यूज होती है, जिनको हम बोलते हैं शब्दावली। तो भाई शब्दावली आता है ना, बट्टा आता है, छोटा सा नाम है एक, बट्टा, है ना। तो आप जब हानि की बात करते हो, लॉस की बात कर रहे हो, प्रॉफिट की बात कर रहे हो, गेन की बात कर रहे हो, तो कहते साहब ये गणित की अपनी शब्दावली भी होती है। तो गणित की भाषा से अभिप्राय गणित के पद, गणित की शब्दावली। अब यहीं पर आपका नाम आएगा, संकेत आएगा, क्योंकि भाई आपको भी पता है गणित में संकेत तो चलते ही है भाई, संकेतों का बड़ा महत्व होता है। तो आपने अगला नाम जोड़ दिया है संकेत। संकेत के साथ में हमने जोड़ दिया है सूत्र। सूत्र के साथ में हमने नाम लिखा है नियम, और नियम के साथ में हमने नाम लिख दिया है सिद्धांत। तो क्या कह रहा है कि साहब गणित की भाषा से अभिप्राय गणित के पद, गणित की शब्दावली, गणित के संकेत, गणित के सूत्र, गणित के नियम, गणित के सिद्धांत या सिद्धांतों से होता है। तो अब पहली बात तो ये पता चला है
कि भाई जो गणित की भाषा है उसके अंतर्गत हमें क्या क्या रखने होते, क्या क्या आता है। तो आपने जवाब दिया, पद आते हैं, शब्दावली आती है, संकेत आते हैं, सूत्र आते हैं, नियम आते हैं, सिद्धांत आते हैं। अब यहां पर आपसे पूछेगा ये प्रश्न, मतलब मुझे लगता है कोई रेयरली चांस होगा तो प्रश्न बचेगा, अदरवाइज 100% प्रश्न आना चाहिए। और वो रहेगा आपकी गणित की भाषा की विशेषताएं। बड़ा जोरदार ये प्रश्न बनता है गणित की विशेषताओं के बारे में। तो अब आपने कहा सर गणित की जो भाषा है इसकी हम विशेषताओं को लेकर चर्चा करेंगे, तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी होगी। तो भाई आपको सबसे पहला जो आंसर है, सबसे पहला जो जवाब है वो याद रखिएगा, गणित की भाषा सुस्पष्ट होती है। भाई कैसे होती है? स्पष्ट होती है। भाई कोई कंफ्यूजन नहीं होती, पढ़ने वाले को, सीखने वाले को क्लियरिटी होती है। उसे आपने क्या नाम लिखा है? गणित की भाषा कैसी होती है भाई? सुस्पष्ट होती है। अब देखो भाई, गणित की जो भाषा है वो तार्किक होती है। भाई बात सही है, गलत बात है? क्यों, गणित में तार्किक तो होता है, तर्क तो चलता है भाई। तो गणित जो है हमेशा ही कैसी होती है भाई? तार्किक होती है भाई, लॉजिकल होती है। गणित की जो भाषा है उसके बारे में कहा जाता है भाई क्रमिक होती है या फिर क्रमबद्ध होती है। गणित की भाषा में क्या जरूर पाई जाएगी? क्रमबद्धता जरूर पाई जाएगी। क्रम का बड़ा विशेष महत्व है। तो आपने कहा सुस्पष्ट होती है, तार्किक होती है, क्रमबद्ध होती है। और साहब आप मानो चाहे मत मानिएगा, गणित के बारे में हमेशा कहा जाता है कि सब गणित एक गणित की भाषा यूनिवर्सल होती है। और यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक होती है। आप कहीं पर भी जाइएगा, आपको गणित के जो नियम है, गणित के जो सिद्धांत है, ये आपको एक जैसा रिजल्ट देंगे। इसके रिजल्टों में कभी भी बाहरी कारकों का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। विज्ञान में तो पड़ता है भाई, लेकिन किसका नहीं पड़ता है? आपका गणित में बाहरी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हमने गणित को कैसा विषय कहा है? तो आपने आंसर दिया है सर सार्वभौमिक होता है ये। अब देखो भाई, सुस्पष्ट हो गया है, तार्किक हो गया है, क्रमबद्ध हो गया है, सार्वभौमिक हो गया है। ये साहब देखिएगा आपने जवाब दिया है। अब इसी में हमने एक और आंसर दिया है, एक और शब्द दिया है कि साहब गणित की जो भाषा होती है उसमें क्या देखने को मिलेगी? वस्तुनिष्ठता देखने को मिलेगी। ये हमारे विचारों से, हमारे सोच से प्रभावित नहीं होती है। तो भाई ये गणित की भाषा के बारे में कुछ नाम आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई इसके अलावा नहीं बचे हैं, क्योंकि नाम तो बताना पड़ेगा। गणित की भाषा कैसी होती है भाई? अमूर्त होती है। कारण क्या है? क्योंकि आपको गणित के सूत्र जो है उनको तो आप देख सकते हो या नहीं देखोगे? कहां दिखेंगे गणित के सूत्र? वो तो लिखते हैं, वो तो हम क्या करते हैं? उनको लिखते हैं। उनको हम संख्याओं को देख रहे हैं, उनके पीछे के जो मूल्य है वो दिखाई नहीं देते हैं। तो गणित की जो भाषा है वो कैसी होती है? अमूर्त होती है। बस इतना जरूर ध्यान रख लेना, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। गणित की भाषा अमूर्त होती है, जो मूर्त परिणामों को व्यक्त करती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, परिणाम आपके मूर्त होते हैं, भाषा आपकी अमूर्त होती है। मैं लिखूंगा जरूर यहां पर, क्योंकि बुरा मत मानना। देखो दादा, मेरे को आप पे थोड़ा भरोसा कम है, देखो भाई, क्योंकि आप होनी को अनहोनी कर सकते हो और अनहोनी को होनी भी कर देते हो। गणित की भाषा कैसी होती है भाई? अमूर्त होती है, जो मूर्त परिणाम प्रदर्शित करती है। मेरे से क्लास में किसी ने जीन पियाजे की वोकैबुलरीज के बारे में प्रश्न पूछ लिया था। नाम चलता है ना, एसिमिलेशन, एडॉप्टेशन, एकोमोडेशन, है ना, ये जो शब्द चलते हैं, ये सब एक्विलेरियम, ये शब्द मेरे से पूछ ली है। मैं टाल गया, मैं क्या बताना यार। अब जिससे पूछा ना वो मुंह बना के बैठ गया यार, ना नहीं रह गया। मैंने कहा चल ठीक है, मैंने बता दिया।
अब सब मैंने बोर्ड पर उसको डिस्प्ले कर दिया। अब पता है ऑनलाइन कमेंट क्या आ रहे थे, सर ये टॉपिक कब पढ़ा दिया आपने, थारी भला हो थारी तो, है ना। केवल मैंने शब्द बताए थे, भाई इसका मतलब ये है, इसका सर ये टॉपिक आपने कब पढ़ा दिया, सर दोबारा पढ़ाओ इस टॉपिक को। अरे भला हो, उसको ये नहीं पता भाई मैं तो मेथड पढ़ा रहा हूं, मैं कोई ना साइकोलॉजी पढ़ा रहा मैं। तो उनको एक साथ 30-35 मैसेज आए, उनको समझाया प्रभु प्रभु प्रभु। मैंने इनको अकेले कभी भी कहीं पर भी नहीं पढ़ाया, मैंने जो भी पढ़ाया है वो इसी क्लास में पढ़ाया है। तो दादाओ ये लाइन ध्यान रखिएगा, भाषा अमूर्त होती है लेकिन रिजल्ट कैसे होते हैं, मूर्त होते हैं। अब एक बार अपन इनको लिखेंगे, कहीं छूट ना जाए इसलिए एज इट इज लिखना है। मैं आपके सामने ही हूं, कहीं गायब होने वाला नहीं हूं। अभी लिख लिया, अरे वाह, अच्छा बेटा हो, तभी मैं सोचूं तुम लोग नीचे क्या कर रहे हो, है ना। थोड़ा जल्दी लिख लोगे, मुझे 2 मिनट दे दोगे तो मैं एक नाम और बता दूंगा यहां पर। बाकी जो लोग रह रहे हैं उनको भी लिख लेने दो एक बार, काफी लोग नहीं लिख पाए हैं। और कुलदीप क्या हालचाल है, जोरदार है। मैं तेरे को फोन दे ही दूं क्या अभी, अभी तो गणित स्टार्ट हो गया है। तू बोल देना उनको फोन कर, टॉपिक मैं डाल दूंगा। तो उनको तो बोलना उनको एक बार फोन करके, एक बार और बोल दे। लिख लिया कि भाई आप लोगों ने, चेंज कर दूं अभी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, वस्तुनिष्ठ हो गया है तो आपसे पूछेगा कि गणित की भाषा की विशेषता नहीं है, नहीं पूछेगा तो 100% ना आपको नाम देगा आत्मनिष्ठ नहीं होगी। प्रश्न क्या पूछेगा, गणित की भाषा की विशेषता नहीं है, तो वो वहां क्या लिखेगा, आत्मनिष्ठ। वो लिखेगा काल्पनिक। क्या पूछेगा भाई, काल्पनिक नहीं है, ये तो लॉजिकल है भाई। ये तो अगला जो जवाब है आपका उसमें चलेगा भाई, नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट जो लाइन है उसमें एक नाम लिखिएगा। और अब जो बता रहा हूं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये 2 नाम है, दोनों नाम इंपॉर्टेंट आएंगे। तो हमने एक जवाब दिया आपको कि साहब गणित जो है वो अपने आप में, आपने कहा है अंतः अनुशासनात्मक है। कैसा विषय है ये, अंतः अनुशासनात्मक। अंतः का मतलब होता है इंटर, और अनुशासन का मतलब है डिसिप्लिन। मैथ इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। और हाँ जी बिल्कुल, जो लिख रहे हो बस उसी में चलते रहना है आपको। अब आपने कहा सर अंतः अनुशासनात्मक का मतलब क्या है, तो याद रखना, एक से अधिक क्षेत्रों में, एक से अधिक क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है, एक से अधिक क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है, इसलिए हमने गणित को क्या नाम दिया है, अंतः अनुशासनात्मक। क्या नाम दिया है, अंतः अनुशासनात्मक। वो होता है जिसका प्रयोग एक से ज्यादा क्षेत्रों में होता है। भाषा है अंतः अनुशासनात्मक है क्योंकि भाषा का प्रयोग हर क्षेत्र में होता है। ठीक उसी तरह से आज ऐसा कोई जगह नहीं है जहां मैथ का प्रयोग नहीं है, तो मैथ कैसा विषय हो गया है आपका, अंतः अनुशासनात्मक। अब कई बार क्या होता है, इस अंतः अनुशासनात्मक की जगह पर आपसे रीट की परीक्षा में एक नाम देते हैं आपको, और वो नाम जो रहेगा वो कौन सा बनता है,
कि साहब गणित जो है वो तो कैसा विषय है, क्या विषय है भाई? सामुदायिक विषय है। अब आपसे पूछेगा ये कि सर गणित को आपने सामुदायिक विषय क्यों कहा है, क्या कारण है गणित के पीछे? तो सारे के सारे साथी याद रख लेना, गणित सामुदायिक विषय इसलिए है क्योंकि साहब गणित का प्रयोग समुदाय समाज के प्रत्येक क्षेत्र एवं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो आप एक लाइन लिख दीजिएगा इसमें, क्योंकि आपको भूल जाओगे समुदाय किसे कहते हैं ये। तो हमने लिखा है साहब गणित का प्रयोग समुदाय लिख दिया है, समाज लिख दिया है के सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। इसलिए यह एक सामुदायिक विषय है। 2 लाइन कल लिखवाऊंगा, थोड़ा याद दिला देना मेरे को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।